Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. Today we are going to do the chapter The Interview from the book Flamingo, and it is divided in two parts. The first part is written by Christopher Sylvester and the second part is written by the second part is actually an interview taken by Mukund Padmanabhan. He took the interview of Umberto Eco. So this chapter is divided in two parts. We are going to be discussing the competency-based questions from this chapter. In order to attempt the competency-based questions, you need to have a complete understanding of the theme of the chapter, the message of the chapter. And for a better understanding of the chapter, I'm going to include video links of a detailed points of the chapter and a critical analysis of the chapter in the description box. If you want to see the entire thing, then you can go to the description box and click on the links, and you'll have access to the videos. Since this video is going to be about competency-based questions, so I'll not go into many details. I'll be just giving you an overview of the chapter. So we'll start with the first part of the chapter, the interview. Over here, Christopher Sylvester tells us about the role and power of an interview in the field of journalism. जो ये part 1 है, it is all about why, interviews के बारे में कि इंटरव्यूज़ के बारे में लोग क्या सोचते हैं। कइयों के मतलब इंटरव्यूअर अगर आप इंटरव्यू लेते हो तो आपके थॉट कैसे हैं? अगर आप इंटरव्यूई होते हो तो आपका थॉट कैसे होता है? इंटरव्यू का मतलब क्या है? सो दिस एंटायर चैप्टर इज़ अबाउट दैट। जो इंटरव्यू है इट वाज़ इन्वेंटेड अराउंड 130 इयर्स एगो, बट आजकल जर्नलिज्म में ये बड़ा कॉमन प्लेस हो गया है। एवरीवेयर हम अपने लाइफ में देखें, एजुकेशन में देखें, करियर में देखें, इंटरव्यूज़ हैव बिकम अ कॉमन डे नॉर्म। अब लोगों के दिमाग में जब इंटरव्यू की बात आती है तो अलग-अलग ख़्याल आते हैं, अलग-अलग रिस्पॉन्सेज़ आते हैं एज़ टू इट्स यूजेस। किस तरह से इंटरव्यू कंडक्ट होना चाहिए, क्या-क्या उसमें एटिकेट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में इंक्लूडेड हैं। According to some people, they feel that interview is like an art, which brings out the real truth, helping one to get a perfect insight of the personality of the interviewee. कई लोगों को लगता है कि इंटरव्यू एक बहुत अच्छा मीडियम है, ये एक आर्ट है, जिससे हमारे को इंटरव्यू के बारे में एक्चुअल सच्चाई पता चलती है, उसकी पर्सनैलिटी पता चलती है। ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर्स हु डिस्पाइज द इंटरव्यू। उनको इंटरव्यू पसंद नहीं है बिकॉज़ उनको लगता है ये एक हमारी लाइफ में दखल अंदाज़ी है, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो डिमिनिश हो रही है। पर्सनैलिटी डिमिनिश कैसे हो रही है? बिकॉज़ कई बारी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उनको हाइलाइट करने के बजाय, उनके अचीवमेंट्स को ग्लैमराइज़ करने की बजाय, उनकी लाइफ़ की छोटी-मोटी गलतियों को हाइलाइट करने से उनकी पर्सनैलिटी डिट्रैक्ट हो जाती है, उस पे ब्लेमिश लग जाता है। तो इसीलिए उनको लगता है इट्स एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स, जो उनकी पर्सनैलिटी को डिमिनिश करती है, खराब करती है। कई सेलिब्रिटीज़ को लगता है कि इंटरव्यू जो है वो एनक्रोचमेंट है ऑन देयर प्राइवेसी। बोलते हैं हमारा जो हमारा रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड मतलब जो हम दुनिया को दिखाते हैं मूवीज़ में, और जो हमारी एक्चुअल लाइफ है वो डिफरेंट एंटिटीज़ हैं। आप हमारे रियल वर्ल्ड के बारे में हमसे पूछो, रियल वर्ल्ड के बारे में आपको पूछने का हक नहीं है। सो दे आर अगेंस्ट द इंटरव्यू। जो वीएस नायपॉल हैं उनको लगता है कि जो इंटरव्यू है वो उसका एक एन्ड्योरिंग इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज़ इंटरव्यू देते-देते जो इंटरव्यूई है वो अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा, अपनी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा खो देता है। जो ल्यूइस कैरल है, इनफैक्ट उसने कभी भी इंटरव्यू देने के लिए शी नेवर एग्रीड, बिकॉज़ वो कहती थी शी हैड अ जस्ट हॉरर ऑफ द इंटरव्यूअर। जस्ट हॉरर मतलब एब्सोल्यूट हॉरर, शी वाज़ टेरिफाइड ऑफ द इंटरव्यूअर। उसने हमेशा इंटरव्यूज़ को शन किया है बिकॉज़ उसका जो फ़ियर था, इट वाज़ उसको ये था कि जो दिखाया जाएगा वो लार्जर दैन लाइफ़ होगा। वो शायद एक्चुअल में जो बताएँगे उसके बारे में, उसके फ़ियर्स के बारे में, वो एक्चुअली ट्रू नहीं होगा।
उसको she refused to give the interviews, and by this she was able to keep all her fans. उस वो जो लोग उसको पसंद करते थे, जिन लोगों के साथ उसकी जान पहचान थी, जो दूसरे इंटरव्यूअर्स थे, उनको इस रिफ्यूजल से वो अपने से कोसों दूर रख पाई है. So that is why Lewis Carroll never consented to be interviewed. रुडयार्ड किपलिंग को लगता था इंटरव्यूज इज समथिंग वेरी डेरोगेटरी, जो हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा हमारी जिंदगी के बुरे चीजों को दिखाती है. यस, एंड बट इन्होंने खुद ने एक बार मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था. ऑल्दो वो इंटरव्यूअर को एक गुड एस्टीम में, एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में नहीं मानते थे, बट यहाँ पे आयरॉनी है, यहाँ पे हिपोक्रिज्म है, हिपोक्रेसी है, सॉरी, दैट खुद उन्होंने मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया हुआ है. ही हिमसेल्फ वाज द इंटरव्यूअर. सॉल बेलो ने इंटरव्यू को डिस्क्राइब किया है लाइक थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप. वो कहते थे जब कोई इंटरव्यू लेने आता है तो आई फील सफोकेटेड, मुझे सांस नहीं आता है. नाउ ये सारे लोगों के बारे में जब हम इनसे इंटरव्यू के बारे में पूछते हैं तो हमें एंड में ये समझ में आता है कि इंटरव्यू के बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस जो इंटरव्यू है इट इज़ अ गुड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. हमें एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिलता है, एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, और इंटरव्यूज आर द रीजन for getting the most vivid impression of our contemporaries. Contemporaries मतलब हमारे एरा में, हम जिस पीरियड में जी रहे हैं उसमें जो फेमस पर्सनालिटीज हैं उनकी लाइफ के बारे में हमारे को जो पता चलता है दैट इज ओनली थ्रू द इंटरव्यूज. सो इंटरव्यूज के बहुत सारे डीमेरिट्स होने के बावजूद देर आर सम मेरिट्स टू इट ऑल्सो. डेनिस ब्रायन ने इंटरव्यू को डिस्क्राइब किया है, दैट्स द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू, दैट इट इज़ एन एक्सप्रेसिव मीडियम. एक्सप्रेसिव मीडियम मतलब आप अपने फीलिंग्स को बड़े अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, बट उन्होंने इसके साथ भी एक बट लगाया है. वो इस बात को ये भी मानते थे कि जो इंटरव्यूअर होता है उसके पास अनप्रेसिडेंटेड पावर और इन्फ्लुएंस होता है. इंटरव्यूअर के हाथ में होता है कि वो अपनी पावर को अच्छाई के लिए यूज करे या जो पर्सनालिटी है, जो इंटरव्यूई है, उसकी पर्सनालिटी को डिमिनिश करने के लिए यूज करे. सो द मीडियम ऑफ इंटरव्यू विल बी गुड if the interviewer is good enough. So that is the first part of the chapter. और इसमें अगर हम कॉम्पिटेंसी की बात करें तो हमारे को क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं in order to be a good interviewee. In order to be a good interviewer. अच्छे इंटरव्यूअर को कैसे होना चाहिए, उसमें क्या स्किल्स होनी चाहिए, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैसेज कि आप इस फर्स्ट पार्ट में क्या सीखोगे. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट इज एन एक्सट्रैक्ट. पूरा इंटरव्यू नहीं है, एक छोटा सा पार्ट है ऑफ प्रोफेसर अम्बर्टो इको एंड ही वाज इंटरव्यूड बाय मुकुंद पद्मनाभन. अब अम्बर्टो इको कौन थे? ही वॉज अ प्रोफेसर विद अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर. अम्बर्टो इको जो मतलब उनका बाय प्रोफेशन ही वॉज अ प्रोफेसर, बट प्रोफेसर के साथ साथ एक उनका और फॉर्मिडेबल रेपुटेशन था. फॉर्मिडेबल मतलब बहुत इंटेंस रेपुटेशन था, अ रेपुटेशन विच ओवरपावर्ड हिज रोल एज अ प्रोफेसर, and that was his reputation as a scholar. Scholar on semiotics. Semiotics का मतलब होता है study of science. वो इतने expert थे on semiotics कि his scholarship had far surpassed his professorship. वो semiotics के बारे में बहुत जानते थे, उसके literary interpretations के बारे में जानते थे, medieval aesthetics के बारे में जानते थे. medieval मतलब middle age, right? मिडल एज इज द पीरियड ऑफ जीसस क्राइस्ट, और उसी पीरियड में सिमियोटिक्स का बहुत important role था. In order to understand this entire concept, I request you to go to the detailed video of the interview and then you will be able to understand what is actually semiotics all about.
तो उस जीसस क्राइस्ट के एज में बहुत सिंबल्स यूज होते थे इन ऑर्डर जीसस क्राइस्ट के साथ भी कई थियोरीज अटैच्ड हैं, तो उनसे रिलेटेड सिंबल से और इन चीज़ों को समझने में अम्बर्टो इको वाज अ स्कॉलर। सो उनको अब व्हाई डिड ही गेट स्टारडम, उनको इंटेलेक्चुअल स्टारडम कैसे मिली थी? इट वाज बिकॉज ऑफ हिज नॉवल द नेम ऑफ द रोज, एंड दिस नॉवल सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। वो इतनी पॉपुलर हुई दैट जहाँ पे नॉवल का सोचा जा रहा था कि नॉट इवन 3000 पीपल विल बाय द बुक, द बुक was able to sell 10 million copies. Ab coming back to Umberto Eco, he was from the University of Bologna, Italy, and मतलब आपको ऑलरेडी पता ही चल गया है with this publication of the name of the rose, he was an author of wide ranging literature. उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, ये किताबें फिक्शनल भी थी, they were academic texts also. He had written many essays, children's books and news articles, but novel was his most famous book. अब इस इंटरव्यू में अम्बर्टो इको शेयर करते हैं his idea of empty spaces in our life, जिसको वो इंटरस्टाइसेस कहते हैं। उनके हिसाब से इंटरस्टाइसेस और एम्प्टी स्पेसेस हमारी ज़िंदगी में, जैसे एटम में एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ में बहुत एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, और अगर हम इनको यूटिलाइज करें देन वी कैन हम जितना काम कर सकते हैं हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। वो बताते हैं दैट वो इस एम्प्टी स्पेस को यूज़ करके बहुत चीज़ें लिख पाते हैं, वो बहुत काम कर पाते हैं। वो बोलते हैं छोटे से छोटा गैप भी कहीं पर होता है तो मैं उसको यूज़ करता हूँ इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अनइमेजिनेबली लार्ज अमाउंट ऑफ स्कॉलरली वर्क। मतलब कोई भी गैप अपनी लाइफ में वो वेस्ट नहीं करते हैं, वो उस ब्लैंक स्पेस को यूज़ कर लेते हैं। अब इंटरव्यू में ऑथर जो हैं, जो हमारे अम्बर्टो इको हैं, वो बड़े हम्बली स्पेल आउट करते हैं द सीक्रेट ऑफ हिज varied and staggeringly voluminous works produced by him, and the secret is these interstices जिनको वो यूज करते हैं। अब अम्बर्टो इको इस इस सेकंड पार्ट में किसके बारे में बात करते हैं? एक तो वो अपने सिमियोटिक्स के वर्क्स के बारे में बात करते हैं, एक इंटरस्टाइसिस के बारे में बात करते हैं। फिर उनसे पूछा जाता है कि उनका नॉवल प्ले मतलब उनका नॉवल इतना पॉपुलर क्यों हुआ? तो वो बोलते हैं कि मे बी हो सकता है कि इवन आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न, बट हो सकता है कि अगर 10 साल पहले या 10 साल बाद ये नॉवल पब्लिश हुआ होता तो लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं आता। देयर आर टाइम्स व्हेन समथिंग बिकम्स वेरी फेमस और उसके ऊपर कोई चीज़ की चर्चा हो तो ऑटोमेटिकली वो भी फेमस बन जाता है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट हिज राइटिंग स्टाइल। वो बोलते हैं कि मेरा जो राइटिंग स्टाइल है दैट इज़ इनिमिटेबल एंड प्लेफुल स्टाइल। इनिमिटेबल एंड प्लेफुल स्टाइल का मतलब होता है वो सीरियस वर्क्स में भी कुछ ना कुछ नरेशन फॉर्म में डाल देते हैं, स्टोरी फॉर्म में लिखते हैं, जिसके कारण उनका जो नॉन फिक्शनल वर्क है वो बोरिंग नहीं होता है, वो ड्रैब नहीं होता है, वो डल नहीं होता है। वो नॉर्मल जो प्रोफेसर्स होते हैं वो अपनी कहानी मतलब वो अपना पूरा जो स्टोरी होता है रिसर्च का वो नहीं लिखते हैं, उन्होंने जो फाइंड किया बस उतना ही लिखते हैं। बट इको अम्बर्टो हमें बताते हैं कि उनके नॉन फिक्शन में वो पूरा स्टोरी लिखते हैं, वो उन्होंने क्या गलतियाँ करी, उन गलतियों को कैसे सुधारा, वो सब एक कहानी बना के एक नरेशन फॉर्म में लिखते हैं। एंड दैट इज़ व्हाई पीपल लाइक द वे दैट ही राइट, एंड दैट इज़ व्हाई उनका जो रिसर्च था उनके प्रोफेसर ने पब्लिश भी कराया था व्हेन ही वाज ओनली 22 इयर्स ओल्ड। वो बोलते हैं कि मेरे रिसर्च में पूरा ट्रायल एंड एरर होता है, मेरा जो नरेशन है वो पर्सनलाइज्ड है, वो प्लेफुल है, एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्टोरी। सो दैट इज़ व्हाई आई हैव पीपल अप्रिशिएट व्हाट आई हैव रिटन। अब इको के जो ऐसे हैं दे आर स्कॉलरली एंड नरेटिव। वो उनके लिए ही इज नोन एज अ स्कॉलर, बट ही इज ऑल्सो नोन एज अ फिक्शन राइटर। वो नॉवेल्स भी लिखते हैं, बट अम्बर्टो इको को पसंद क्या है? टू बी कॉल्ड
a professor, a university professor, rather than a writer of novel. वो बोलते हैं कि every day I am a university professor, I want to be identified like that. I am only a writer of novels on Sundays. अब वो अपने आप को एकेडमिक कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं. ही प्रिफर्स अटेंडिंग कॉन्फ्रेंसेस rather than attending meetings of pen clubs and writers. पेन क्लब्स एंड राइटर्स मतलब जो फिक्शन राइटर्स होते हैं उनकी कोई मीटिंग हो उससे ज़्यादा वो एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करना पसंद करते हैं. उन्होंने अब तक सिर्फ 5 नॉवेल्स लिखी हैं, बट ही हैज़ रिटन 40 नॉन फिक्शनल वर्क्स. और नॉवल राइटिंग जो मतलब उन्होंने शुरू किया, इट वाज एन एक्सीडेंट. उनके पास एक दिन कुछ करने के लिए नहीं था, तो ऐसे ही बैठे-बैठे उन्होंने नॉवल लिखना शुरू किया. एंड दिस नॉवल, द नेम ऑफ द रोज, इट टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब है इट बिकेम एक्सट्रीमली फेमस. इसके बाद वो नेम ऑफ द रोज के बारे में एलैबोरेट करते हैं. वो बोलते हैं कि एक बड़ा सीरियस स्टोरी था, एक डिटेक्टिव स्टोरी था. इसका जो टॉपिक्स थे, इट इज़ जंपिंग इनटू, इट इज़ डेल्विंग इनटू मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स होता है द पैरानॉर्मल. इट इज़ डेल्विंग इनटू थियोलॉजी. थियोलॉजी होता है बेस्ड ऑन रिलीजन. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन मिडीवल हिस्ट्री. मिडीवल हिस्ट्री इज़ द पीरियड ऑफ जीसस क्राइस्ट. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं. एंड इतने सीरियस टॉपिक होने के बावजूद इट हैड अ ह्यूज ऑडियंस. It was sold, I've already told you that it sold around 10 to 15 million copies. और अम्बर्टो इको बोलते हैं कि ये बात उनको ज़्यादा पजलिंग नहीं लग रही है, बट जो जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतने लोग इतना सीरियस नॉवल पसंद करना शुरू करेंगे. वो बोलता है कि पॉसिबली बिकॉज इट वाज सेट इन द मिडीवल हिस्ट्री पीरियड, दैट कुड बी वन पॉसिबल रीजन फॉर इट्स सक्सेस. That could have been the reason why it was so influential in its sale. बट फिर भी इसका जो सक्सेस है ये मिस्ट्री है. सेकेंड थिंग, एक और अम्बर्टो इको अपने राइटिंग के लिए वो कहते हैं कि आपको लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा राइटिंग वर्क्स लिखे हैं, बहुत वेराइड टॉपिक्स पे मैं लिखता हूँ, बट एक्चुअली मैं तो एक ही टॉपिक पे लिखता हूँ, दैट इज़ सिमियोटिक्स. सिमियोटिक्स में बहुत, इट्स अ वाइड फील्ड, इसमें बहुत टॉपिक्स कवर हो जाते हैं. तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक्स पे लिख रहा हूँ, बट मैं तो एक्चुअली सिर्फ एक ही टॉपिक पे लिख रहा हूँ, दैट इज़ सिमियोटिक्स. So this is a brief detail of both the parts of the interview. Let's jump into the competency-based questions now. So the first question is, what makes an interview a source of truth? State any one feature. I have included 3 features. आपको जो भी सही लगे आप वो लिख देना. तो फर्स्ट फीचर ऑफ द इंटरव्यू इज दैट हमें उस बंदे के बारे में, जो इंटरव्यूई है, जो इंटरव्यू दे रहा है, उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है. और ये इन्फॉर्मेशन सेकेंड हैंड नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन खुद वो बंदा हमें अपने बारे में बताता है. सेकेंड फीचर है इंटरव्यू का कि वो स्पॉट पे की जाती है और उसमें कोई प्रैक्टिस रिस्पॉन्स नहीं होता है, कोई उसमें रिहर्सल नहीं होती है. ऑन द स्पॉट इंटरव्यू लिया जाता है और उस टाइम पे जो भी आंसर्स आते हैं दे आर बिलीव टू बी द ट्रुथ. थर्ड फीचर है कि जो इंटरव्यूअर है वो इंटरव्यूई से बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछता है और इसलिए हो सकता है कि इंटरव्यूई ने वो बातों को किसी और को डिस्क्लोज ना किया हो. सो देर आर मोर चांसेस ऑफ गेटिंग अ राइट रिस्पॉन्स, द ट्रुथ फ्रॉम द इंटरव्यूई. Okay, the next question is, so it is hardly surprising that opinions of the interview, of its functions, methods, and merits vary considerably. Some might make quite extravagant claims for it as being in its highest form a source of truth and its practice and art. Others, usually celebrities who see themselves as its victims, might despise the interview as an unwarranted intrusion into their lives or feel that it somehow diminishes them, just as in some primitive cultures, it is believed that if one takes a photographic portrait of somebody, then one is stealing that person's soul. V.S. Naipaul feels that some people are wounded by interviews and lose a part of themselves. Lewis Carroll, the creator of Alice in Wonderland, was said to have had
a just horror of the interviewer, and he never consented to be interviewed. This is an extract taken from part 1, and it is containing, all the aspects about interview, that it has its own functions, methods, merits. किसी को इंटरव्यू पसंद है, कोई उसको एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट कह रहे हैं, और कई बोलते हैं कि ये हमारे लाइफ में इंट्रूजन है, ये हमारी पर्सनालिटी को डिट्रैक्ट करता है। तो इसके ऊपर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ द एक्सट्रैक्ट हैज डैश टोन वाइल डिस्क्राइबिंग द इंटरव्यू। अब जो ऑथर है वो इंटरव्यू के बारे में खुद क्या सोचता है, उसकी टोन कैसी है, ये अब हमारे को समझना है। सो हिज टोन इज आइदर न्यूट्रल और बैलेंस्ड। वो कोई भी साइड के साथ नहीं जा रहा है, ना तो वो इंटरव्यू को बोलता है अच्छा है, ना ही वो कह रहा है कि इंटरव्यू बुरा है। सो द टोन इज आइदर न्यूट्रल, और यू मे सब्स्टिट्यूट इट विद द टर्म बैलेंस। देन अगेन द टोन इज फैक्चुअल। जो उसका लिखने का तरीका है वो फैक्चुअल है, ऑब्जेक्टिव है, उसने अपना ओपिनियन बीच में बिल्कुल नहीं डाला है। इट इज मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज अनइमोशनल। तो आप ये 6 वर्ड्स में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो in order to describe the tone of the author. Okay, next question. Why do you think Christopher Sylvester describes the viewpoints of other writers and authors when discussing the concept of an interview? Support your opinion with reference to any one writer cited. अब ये काइंड ऑफ पहले वाले क्वेश्चन के साथ जुड़ा हुआ है। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर इज द ऑथर। हमसे पूछा जा रहा है कि उसने दूसरों का व्यू पॉइंट, दूसरे ऑथर्स का मतलब सोच क्या है इंटरव्यू के बारे में, वो क्यों लिखा है, उसने अपने बारे में अपनी ओपिनियन क्यों नहीं दी है, और हम इस बारे में जो भी ओपिनियन रखते हैं हमारे को उसको को रिलेट करना है with some other writer which is cited in the chapter. तो यहाँ पे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर दूसरों के व्यू पॉइंट्स, डाइवर्स ओपिनियंस को इलस्ट्रेट करने के लिए कि कितने लोगों से उन्होंने बात करी और हर एक का एक अलग ओपिनियन है इंटरव्यू के बारे में, उस चीज़ को बताने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए, उनके कॉन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव्स को इलस्ट्रेट करने के लिए, that is why he has taken the viewpoint of so many authors, right? अब उन्होंने साइट किया है राइटर्स लाइक वी.एस. नायपॉल, ल्यूइस कैरल, रुडयार्ड किपलिंग, एच.जी. वेल्स एंड सॉल बेलोस। तो उन सब के ओपिनियन को उसने हाईलाइट किया है इन द चैप्टर इंटरव्यू, एंड दे आर सेइंग दैट इट इज अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, इट इज एन आर्ट, बट इट इज ऑल्सो बीइंग कंडेम्ड। कंडेम्ड मतलब उसको उसमें गलती निकाली जा रही है, उसको बोला जा रहा है दे आर डिस्पैरेजिंग इंटरव्यू। वो कह रहे हैं कि इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं है, उसका डीमेरिट बता रहे हैं, दैट इट इज इंट्रूसिव एंड डैमेजिंग। इंट्रूसिव मतलब हमारे पर्सनल लाइफ में इंट्रूड करता है, उसमें अपनी दखल देता है, हमारी पर्सनल लाइफ दुनिया के लिए नहीं है। एंड डैमेजिंग है हमारी पर्सनालिटी के लिए, हमारे जो हमारा लोगों के बारे में, लोग हमारे बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, उस ओपिनियन को डैमेज करता है, तो इसीलिए वो इंटरव्यू को कंडेम करते हैं। तो जब इतने सारे लोगों का व्यू पॉइंट लिया जाता है तो फिर हम उस सवाल में डेप्थ ऐड करते हैं, उसमें कॉन्टेक्स्ट देते हैं, एंड दस ही हैज टेकन द व्यू पॉइंट्स ऑफ सो मेनी राइटर्स। Next question. How would you evaluate Mukund Padmanabhan as an interviewer? Mention at least 2 qualities he displays in his interview supported by textual evidence. अभी सेकेंड पार्ट में जो हमारा इंटरव्यूअर है दैट इज मुकुंद पद्मनाभन। अब सवाल उनके ऊपर है, हमने जो फर्स्ट पार्ट में सीखा उसको हम लेकर जा रहे हैं सेकेंड पार्ट में कि व्हाट काइंड ऑफ एन इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभन। उनकी 2 क्वालिटीज़ हमें बतानी है जो हमें उनके इंटरव्यू फॉर्म से पता चलता है, एंड दीज क्वालिटीज शुड बी सपोर्टेड बाय टेक्सचुअल एविडेंस। टेक्स्ट में आपको किन बातों से लगा कि उनमें ये क्वालिटी है, वो बातें आपने बतानी है। कोट नहीं करना है वर्ड टू वर्ड, आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। सो मुकुंद पद्मनाभन की 2 नोटेबल क्वालिटीज हमें पता चलती हैं व्हेन ही इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अम्बर्टो इको।
फर्स्ट, उनकी कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी टू आस्क थॉटफुल एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस। उनके जो सवाल हैं एवं ही नहीं है, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं है, बट Umberto Eco as a scholar, as a writer of a popular novel, उससे रिलेटेड थॉटफुल एंड प्रोबिंग क्वेश्चंस हैं। जब हमारे को दिखाते हैं कि इको का ट्रांजिशन, यू नो, ही इंक्वायर्स कि आपका ट्रांजिशन फ्रॉम एकेडेमिया, एकेडमिक से फिक्शन के साथ, कि फिक्शन की तरफ कैसे हुआ। सेकेंड क्वालिटी ऑफ पद्मनाभन इज दैट वो एक एक्टिव लिसनर हैं, वो अम्बर्टो इको की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और वो एक मीनिंगफुल डायलॉग में अम्बर्टो इको के साथ एंगेज करते हैं। वो ऑथर को अलाउ करते हैं अपनी पर्सनल स्टोरीज और इंसाइट्स बताने के लिए, एंड दिस इज शोइंग हिज इफेक्टिवनेस एज एन इंटरव्यूअर। Next question. Christopher Sylvester shares the author's reservations about interviewing. Bearing that in mind, would you interview a writer of your choice? If so, what would you pay particular attention to in interviewing the said writer? अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हमारे ऊपर एक कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर रहा है जिससे हम एग्जामिनर को पता चलेगा whether we have understood the nuances of the chapter the interview. अब क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने अपने फर्स्ट पार्ट में हमारे साथ शेयर किया है कि जो ऑथर्स हैं वो इंटरव्यूइंग प्रोसेस के बारे में किस तरह के थॉट्स रखते हैं। उनको इंटरव्यू देना अच्छा नहीं लगता है। अब ये बात अगर हम दिमाग में अपने सोचें तो क्या हम खुद इंटरव्यू लेना चाहेंगे किसी राइटर का, और अगर हम लेना चाहेंगे तो हम किन बातों पे ध्यान रखेंगे जब हम उस राइटर से इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द चैप्टर, वी वुड वांट टू इंटरव्यू अ राइटर। अब जब हम इंटरव्यू ले रहे होंगे तो हमारे को उनके किन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। ऑब्वियसली उनका क्रिएटिव प्रोसेस क्या था, उनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या था, उनका थीम और मैसेज क्या होता है इन देयर राइटिंग्स, वो अपने राइटिंग से क्या कन्वे करना चाहते हैं, व्हाट इज वो, मतलब वो उनका चाहत क्या है व्हेन दे आर राइटिंग दैट वर्क। एंड हम उनके राइटिंग प्रोसेस को डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, नॉट जस्ट सरफेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नरेटिव। We will be interviewing them because they are writing something. We will not interview them regarding the personal aspects of their life. इंटरव्यूअर को हमेशा एक फाइन डिस्टिंक्शन बना के चलना चाहिए कि मैं किसी का इंटरव्यू क्यों ले रहा हूँ। मैं उसका इंटरव्यू एज अ राइटर ले रहा हूँ, सो आई हैव टू फोकस ऑन हिज राइटिंग। आई एम नॉट इंटरव्यूइंग हिम एज अ पर्सन। मेरा इंटरव्यू का पर्पस उसकी पर्सनल जिंदगी में दखल अंदाजी करना नहीं है। सो माई क्वेश्चन शुड बी फोकस्ड टू हिज राइटिंग प्रोसेस। Umberto Eco, with reference to the name of the rose, says, I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later, it wouldn't have been the same. What could he have meant? Umberto Eco क्या कहना चाहते हैं जब उन्होंने बोला कि अगर 10 साल पहले ये नॉवल लिखी होती या 10 साल बाद ये पब्लिश हुई होती तो इसका रिस्पॉन्स सेम नहीं होता। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अम्बर्टो इको के हिसाब से जो उनकी नॉवल सक्सेसफुल हुई थी, उसका सक्सेस जो मेन रीज़न वाज द टाइमिंग ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ द नॉवल। उनके हिसाब से उस टाइम पीरियड में इट दिस नॉवल बिकेम इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कोई भी वर्क जो होता है वो उसके हिस्टोरिकल वैल्यू से, उसके सोशल वैल्यू से, पॉलिटिकल क्लाइमेट उस टाइम का क्या है, उस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। लोग उस नॉवल को उस इन तीनों कॉन्टेक्स्ट को लेकर एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। इको ये भी सजेस्ट कर रहे हैं कि जो थीम्स और आइडियाज़ उनके नॉवल में उन्होंने एक्सप्लोर किया है वो रीडर्स के साथ स्ट्रांगली रेजोनेट करते होंगे, बिकॉज उस टाइम का कल्चरल मोमेंट जो था वो उसी चीज़ को उसी चीज़ के ऊपर हाईलाइटेड था। और ये जो पल था जिस व्हेन द कल्चरल फीलिंग
was highlighting the theological aspect of Jesus Christ. तो ये जो मोमेंट था ये बहुत छोटा मोमेंट था, बहुत कम ड्यूरेशन का मोमेंट था. अगर ये चीज़ 10 साल पहले या 10 साल बाद लिखी होती तो वो इतनी सक्सेसफुल ना होती. Okay, next question is, imagine that you are Christopher Sylvester. You have been invited to a seminar series titled Ethics and Techniques of Interviewing. The organizers would like you to speak about the challenges of conducting interviews and skills interviewers must have in order to conduct good and ethical interviews. Based on your reading of the interview part 1 and 2, draft your speech. Include relevant details from the text in support of your answer. अब क्वेश्चन का मतलब है कि आपको इमेजिन करना है आप क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हो और आपको एक सेमिनार के लिए बुलाया गया है. सेमिनार का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, दैट इज एथिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यूइंग. एथिक्स का मतलब होता है मॉरल वैल्यूज. आपने मॉरली आपको किस तरह के एटिकेट, किस तरह का स्वभाव रखना होता है, एंड द टेक्निक्स राइट रिगार्डिंग इंटरव्यू. तो यहाँ पर आपको जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स हैं, दे वांट यू टू स्पीक अबाउट द चैलेंजेस ऑफ कंडक्टिंग इंटरव्यू. मतलब जब आप इंटरव्यू किसी का लेते हो तो आपको किस तरह की मुश्किलें आती हैं. फिर आपने बात करना है कि इंटरव्यूअर के पास कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए सो दैट वो एक अच्छा, एक एथिकल इंटरव्यू ले पाए. और इस चीज़ के लिए आपको पार्ट 1 एंड 2 में से रेलेवेंट डिटेल्स इंक्लूड करने पड़ेंगे. सो नाउ सिंस दिस इज़ अ स्पीच, so he first has to address the people who will be attending the seminar. Then he will be stating the reason for his being over there, and that is to discuss the captivating world of interviews. फिर वो बताएंगे कि मैंने इंटरव्यू चैप्टर पढ़ा और उससे उससे क्लियर होता है कि जो इंटरव्यू है आजकल वो जर्नलिज्म में कॉमन प्लेस हो गया है. इट इज़ वेरी कॉमन फॉर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन. लोगों से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए ये एक पावरफुल मीडियम है और इसके थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू हमारे को बड़े यूनिक इंसाइट मिलते हैं, बड़े अलग अलग सोच मिलती है जो इंटरव्यूईज होती हैं उनके माइंड्स, उनकी लाइफ्स के बारे में. बट यहाँ पे इंटरव्यू के बारे में हमें ये भी पता चलता है कि जो इंटरव्यू है इट हैज़ इट्स ओन चैलेंजेस, उसकी अपनी मुश्किलें हैं. और इंटरव्यूअर को ये जो फाइन लाइन है उस पे बड़े ध्यान से चलना है. फाइन लाइन किसकी है कि आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो या आप उस इंडिविजुअल की प्राइवेसी में दखल दे रहे हो. हमें एज अ गुड इंटरव्यूअर किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना है. सो दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एन इंटरव्यूअर. सेकेंड इज जैसे वो बताते हैं, अब इसको वो को रिलेट कर रहे हैं विद अदर ऑथर्स मेंशन विद द टेक्स्ट. वो ल्यूइस कैरल का जस्ट हॉरर, रुडयार्ड किपलिंग का बिलीफ के इंटरव्यूज इमोरल हैं और ये चीज़ों से वो हाईलाइट करते हैं कि इंटरव्यूअर्स के पास दे आल्सो फेस एथिकल डिलेमास. एंड देन ही टॉक्स अबाउट कि हाउ डू कैन वी टेक गुड एंड एथिकल इंटरव्यूज. तो उसके लिए वो बोलते हैं सबसे पहले वी नीड टू होन आवर स्किल्स. HONE, होन. होन आवर स्किल्स मतलब इंटरव्यू लेने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा मास्टर करना है, उसको बहुत ज़्यादा फाइन ट्यून करना है. अब स्किल किस में होता है इंटरव्यूअर का? इन आस्किंग क्वेश्चंस, इन क्राफ्टिंग क्वेश्चंस. किस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए जो हमारे लिए इंसाइटफुल हो, हमारे को पूरी इंफॉर्मेशन दें, बट एट द सेम टाइम वो जो सब्जेक्ट है, जो इंटरव्यू है, उसके लिए रिस्पेक्टफुल भी हो. राइट. सेकेंड क्वालिटी है टू लिसन एक्टिवली टू द इंटरव्यूई. अगर हम सिर्फ सवाल पूछेंगे, सामने वाले का जवाब नहीं सुनेंगे, देन हमारा जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं होगा. थर्ड थिंग है a genuine curiosity about their experiences, not curiosity about their personal life, not curiosity about scandals related to the personality, but a genuine curiosity about their experience. कि आपका एक्सपीरियंस कैसे था,
उसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, तो ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कोई स्कैंडल एसोसिएटेड है तो उससे इंटरव्यूअर को इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। एक इंटरव्यू को एक बड़ा फाइन बैलेंस बना के चलना पड़ता है, टू सीक इंफॉर्मेशन एंड बिटवीन रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज, कि मुझे इस बाउंड्री के आगे नहीं जाना है। इंटरव्यू को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इंटरव्यूज आर अ डेलिकेट आर्ट, बहुत नाजुक कला है ये, जहाँ पे एथिक्स और टेक्निक्स को आपस में हारमोनियसली को एग्जिस्ट करना है। अगर एक भी इम्बैलेंस होगी तो वो इंटरव्यू इतना फ्रूटफुल नहीं होगा। Next question, Mukund Padmanabhan was gifted the Penguin Book of Interviews, an anthology from 1859 to the present day, edited by Christopher Sylvester after interviewing Eco. He shared his thoughts on his personal blog, exploring his own concerns about interviewing a distinguished writer like Eco, followed by an evaluation of the interview in light of his reading. As Mukund Padmanabhan write the blog post. अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्रिस्टोफर ने जब मुकुंद पद्मनाभन का इंटरव्यू के बारे में जाना तो उन्होंने एक बुक दी मुकुंद पद्मनाभन को, which was titled Penguin Book of Interviews, an anthology. Anthology का मतलब होता है a complete a complete work ranging from the year 1859 to the present day. इस बुक में सारी कुछ about the interviews, the process and all was included. अब Mukund Padmanabhan is going to share his thoughts on his personal blog, जिसमें वो डिस्कस करेंगे his concerns, कि जब उन्होंने अम्बर्टो इको का इंटरव्यू लिया, इतने डिस्टिंग्विश राइटर का इंटरव्यू लिया, तो उनको किस बात की चिंता थी। कंसर्न का मतलब होता है बिफोर टेकिंग एन इंटरव्यू आपके मन में कई सवाल होते हैं, कई रिजर्वेशन होते हैं, तो ये रिजर्वेशंस को दिमाग में रखते हुए और फिर अपनी बुक की रीडिंग करने के बाद उन्होंने इंटरव्यू के बारे में क्या इवैल्यूएशन फाइनली रीच किया, ये सारे पॉइंट्स को वो एक अपने पर्सनल ब्लॉग पोस्ट में लिखेंगे। तो आपने एज मुकुंद पद्मनाभन ये ब्लॉग लिखना है। ओके, ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग इज अ काइंड ऑफ एन आर्टिकल रिटन ऑन द इंटरनेट। तो यहाँ पे उसको टाइटल देना ज़रूरी है। सो इसका टाइटल हमने बनाया है एन एनकाउंटर विद इको नेविगेटिंग द आर्ट ऑफ इंटरव्यूइंग। तो इसमें सबसे पहले क्योंकि ये पर्सनल फीलिंग है तो इसमें हम आई वगैरह डाल सकते हैं। तो ही विल एक्सेप्ट दैट जो उनको अपॉर्चुनिटी मिला टू इंटरव्यू अम्बर्टो इको वॉज ट्रूली एक्सेप्शनल। उनके राइटर ऑफ हिज कैलिबर, कैलिबर मतलब स्टेटस का, जिसको इतना फेम मिला है फॉर हिज स्कॉलरली वर्क, जिसके इतने फेमस नॉवेल्स हैं। तो ऐसे बंदे का इंटरव्यू लेना, इट हैड इट्स ओन सेट ऑफ चैलेंजेस एंड ऑल्सो अपॉर्चुनिटीज़। तो बोलते हैं कि मैं ये इंटरव्यू ले पाता इससे पहले मैंने अपने पर्सनल ब्लॉग में अपने कंसर्न्स शेयर किए एंड आई वाज हेल्पलेस, मतलब मुझे करना ज़रूरी था क्योंकि ऐसे डिस्टिंग्विश पर्सनालिटी को इंटरव्यू करना थ्रिलिंग प्रोस्पेक्ट तो था ही था, बट एट द सेम टाइम इट वाज अ डॉन्टिंग वन। डॉन्टिंग का मतलब होता है फियरफुल। अब फियरफुल क्यों था? क्योंकि मेरे अंदर कई सवाल थे, विल आई बी एबल टू डू जस्टिस टू हिज इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी? क्या मैं न्याय कर पाऊंगा विद हिज नॉलेज, उनका क्रिएटिविटी, उनके पास कितना इंफॉर्मेशन है, इंटेलेक्ट उनका कितना स्ट्रांग है? क्या मैं ऐसे क्वेश्चंस क्राफ्ट कर पाऊंगा जो उनके फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट को उनके उनमें डेल्व कर सकेंगे, उनके अंदर जाकर उनकी बारीकियां पहचान सकेंगे? क्या मैं उनसे उनकी जर्नी फ्रॉम एकेडमिक्स टू फिक्शन, क्या उसके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन कर पाऊंगा? फिर मुझे बड़ी हिम्मत चाहिए थी इन माय प्रिपरेशंस, और मुझे ये हिम्मत कहाँ से मिली? बिकॉज मैंने क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की द इंटरव्यू पढ़ी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक गुड इंटरव्यू के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टू आस्क थॉटफुल क्वेश्चंस एंड टू बी अ गुड लिसनर।
ये मतलब एक इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई में एक जेन्युइन डायलॉग होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट के नरेटिव को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और कन्वर्सेशन को ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने देना चाहिए। ऑर्गेनिकली अनफोल्ड होने का मतलब है टू लेट द कन्वर्सेशन फ्लो अनइंटरप्टेड। उसमें कुछ तहलका नहीं डालना है, उसमें कोई मिर्च मसाला नहीं डालना है। अब जब मैं अम्बर्टो इको के साथ अपना कन्वर्सेशन सोचता हूँ और मैंने जो अब इस पेंगुइन बुक में रीड किया है, देन आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अम्बर्टो इको के लिए एक ऐसा स्पेस क्रिएट किया वेयर ही कुड शेयर हिज स्टोरी, वेयर ही कुड शेयर हिज इंटरेस्ट एंड हिज थॉट्स इन सच एन अनरिजर्व्ड मैनर। ये मेरे लिए एक मोमेंटस एक्सपीरियंस था एंड आई होप, मेरी उम्मीद है कि जो मेरा इंटरव्यू होगा वो एक न्यू डायमेंशन डालेगा टू द रिट एंथोलॉजी ऑफ इंटरव्यूज जो मुझे सिल्वेस्टर ने प्रेजेंट की हैं। जो इंटरव्यूअर की जर्नी, अब वो फाइनल कंक्लूजन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं जो इंटरव्यू की जर्नी होती है इट इज़ फिल्ड विद अनसर्टनिटीज, बट जो इंटरव्यू है दैट इज़ अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज। इट इज़ इट इज़ अ क्वेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज़ ड्राइविंग अस फॉरवर्ड, हम इतना आगे आगे किस रीज़न से जाना चाहते हैं। और जब मैंने इको को इंटरव्यू किया तो मैंने डिस्कवर किया दैट द पावर ऑफ डायलॉग, I discovered the power of dialogue and the magic of storytelling. So this is how I will end my blog. Next question. Part 1 of the interview is an excerpt from the Penguin Book of Interviews. Do you think that the extract fails to present a balanced perspective about interviews? Substantiate your answer with relevant textual details. If this were the entire introduction, what would your expectation from the book be? अब सवाल ये है कि जो इंटरव्यू का हमारा चैप्टर है, ये एक छोटा सा पार्ट है फ्रॉम द मेन बुक दैट इज पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। और क्या आपको लगता है ये जो एक्सट्रैक्ट हमने इंक्लूड किया है, ये एक बैलेंस्ड व्यू हमें नहीं दे रहा है अबाउट इंटरव्यू, एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव नहीं दे रहा है हमें अबाउट इंटरव्यूज? और हमारा जो भी आंसर है येस या नो, हमें उसे सब्सटैंशिएट करना है, जस्टिफाई करना है with relevant textual details. अगर ये जो एक्सर्प्ट है, अगर ये पूरा इंट्रोडक्शन होता, तो आप आगे चल के इस बुक से, पेंगुइन बुक से क्या एक्सपेक्टेशन रखते, आपको ये भी लिखना है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो हमारा ऑब्वियस आंसर होगा, क्योंकि हम जब ये चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारे को पता चलता है कि लोगों ने नेगेटिव ज़्यादा बोला है रिगार्डिंग an interview as compared to positive. So we will talk about that it does present an unbalanced perspective about interviews. हम वेरियस ऑथर के कंसर्न्स अबाउट इंटरव्यूज भी कोट कर सकते हैं, जैसे वी एस नायपल ने बोला कि ही फील्स वुंडेड बाय इंटरव्यूज, रुडयार्ड किपलिंग ने स्ट्रांगली कंडेम किया इंटरव्यू को, सॉल बेलो ने इंटरव्यू को कंपेयर किया है to thumbprints on his windpipe. So basically, the focus is on the negative or the skeptical views. Skeptical मतलब doubtful views, right? अगर ये वाला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू द बुक होता तो मेरी अब बुक से क्या उम्मीद होती, दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो मैं जनरली एक्सपेक्ट करता कि इस बुक में द चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सी सराउंडिंग इंटरव्यूज वुड बी द मेजर पार्ट। इंटरव्यू लेने में क्या मुश्किलें आती हैं, क्या चैलेंज आते हैं, क्या कंट्रोवर्सीज हैं, लोगों के डिफरेंट थॉट्स क्या इंटरव्यू के बारे में, दैट वुड बी द मेन कंटेंट ऑफ द बुक। और ये बुक, इट वुड नॉट सेलिब्रेट द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, इट वुड नॉट सेलिब्रेट द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरव्यू। मैं एक क्रिटिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंटरव्यू को एक्सपेक्ट करूँगा, जिससे मुझे अंडरस्टैंडिंग आएगी ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज एंड एथिकल कंसिडरेशंस ऑफ एन इंटरव्यू, बट मुझे एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ द ब्रॉडर वर्ल्ड ऑफ इंटरव्यूज नहीं मिलेगा। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका खुद का रोल है in the different genres of writing like storytelling, journalism, and communication. Okay, now let's discuss some simple competency based questions. First question is, what is the most likely reason some people consider
द प्रैक्टिस ऑफ इंटरव्यू टू बी एन आर्ट। तो इसका आंसर यही होएगा बिकॉज इंटरव्यू के लिए आपको क्रिएटिविटी चाहिए, इंटरव्यू के लिए आपको इमेजिनेशन चाहिए, इंटरव्यू के लिए आपको एक स्किल चाहिए जिससे आप एक प्रॉपर क्वेश्चन एंड पर्सनल क्वेश्चन के बीच में एक फाइन बाउंड्री बना सको। सो देयरफॉर इंटरव्यू, टेकिंग एन इंटरव्यू इज एन आर्ट। Next question is rewrite the sentence by replacing the underlined phrase with its inference. जो underlined phrase है उससे हमारे को क्या conclusion, क्या inference draw करते हैं, उससे हमें इस underlined phrase को replace करना है. So the sentence is celebrities feel that an interview diminishes them. बहुत बच्चे जब एग्जाम में ये वर्ड को एक्सप्लेन करने की बात आते हैं तो वो डिमिनिश के लिए सही वर्ड्स नहीं ढूंढ पाते हैं। तो इसका मतलब है सेलिब्रिटीज फील दैट एन इंटरव्यू मेक्स देम अपीयर ऑर्डिनरी। उनका जो हाई स्टेटस है वो उनसे ले लिया जाता है और उनको एक ऑर्डिनरी वर्ल्ड में डाल दिया जाता है। उनको मतलब नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, आप ये भी लिख सकते हो। उनके ऑरा को वीकन करता है, ख़त्म करता है, सॉरी ख़त्म तो नहीं करता है, कम ज़रूर करता है। सो यू कैन राइट द वर्ड वीकन्स देयर ऑरा। Next question, rationalize to support the given opinion. To say that an interview in its highest form is a source of truth is an extravagant claim. क्वेश्चन का मतलब है कि जो ये ओपिनियन है कि इंटरव्यू में हमेशा इंटरव्यू जो है एक सोर्स ऑफ ट्रुथ होता है, अगर हम बेस्ट इंटरव्यू को माने तो ये एक एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम है। एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम का मतलब समथिंग जो पॉसिबल नहीं है। इंटरव्यूज कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ ट्रुथ, ये उन्होंने एग्जैजरेट करके ये क्लेम किया है। So, why is it an extravagant claim? Why cannot an interview be a source of truth? It is because of the following reasons. First is interview may be scripted. May be scripted मतलब जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू है उन्होंने पहले से ही डिस्कस करे होंगे कि क्या क्वेश्चंस हैं, क्या आंसर्स हैं, तो वो सिर्फ स्क्रिप्ट रीड आउट कर रहे हैं। इट कैन नॉट बी अ सोर्स ऑफ ट्रुथ। सेकेंडली, जो इंटरव्यूई है he may make false statements, हो सकता है वो उस पॉइंट पे झूठ बोले, then how will we consider it to be a source of truth? And then थर्ड रीजन है कि बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब नहीं मिलता है। जब प्रॉपर जवाब ना मिले तो वो पूरा ट्रुथ नहीं होता है, and thus it cannot be considered to be a source of truth. Next question, what is common between how celebrities feel about interviews and how primitive cultures view photographic portraits? तो इसमें common क्या है? Both of them find that interviews are intrusive. Intrusive I've already explained, हमारी life में intrude करते हैं। सब दोनों को लगता है, प्रिमिटिव कल्चर्स को भी और इंटरव्यूज को भी, कि जो सेलिब्रिटीज होती हैं उनको, कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो डिमिनिश होती है। जो वो हैं वो एक्चुअल में पता नहीं चलता है, उनकी पर्सनालिटी को वीकन किया जाता है। एंड बोथ आर नॉट इन फेवर because both are not in favor of these ways of capturing someone's essence. इस तरीके से किसी के बारे में जानना ये सही तरीका नहीं है। Both these people, the celebrities and the primitive cultures, believe in the same thing. Beta ji, I have also included an extract so that you understand how competency-based questions may be asked from the extract. So the extract is, Saul Bellow, who has consented to be interviewed on several occasions, nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. Yet despite the drawbacks of the interview, it is a supremely serviceable medium of communication. These days, more than at any other time, our most vivid impressions of our contemporaries are through interviews. Dennis Bryan has written, almost everything of moment reaches us through one man asking questions of another. Because of this, the interviewer holds a position of unprecedented power and influence. Now, the question is, complete the following appropriately. Saul Bellow's comparison of interviews to thumbprints on his windpipe implies.
सॉल बेलो ने क्यों इंटरव्यू को कंपेयर किया है टू थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंडपाइप, एंड द आंसर इज दैट बिकॉज इट कॉजेज डिस्कम्फर्ट. इट इज अ सेंस, इट गिव्स वन अ सेंस ऑफ इंट्रूशन. ऐसे लगता है कोई आपकी सांस रोक रहा है, इसीलिए उसने ये कंपैरिजन किया है. Second question from the extractors: what is complex and multifaceted about the dual nature of the interview process? ये इंटरव्यू प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतना मुश्किल क्यों है, इतना मल्टीफैसेटेड क्यों है? मल्टीफैसेटेड मतलब उसके बहुत फेसेस हैं, वो अच्छा भी है, बुरा भी है, तो ऐसा क्यों है? तो उसका रीज़न है बिकॉज़ यहाँ पे हम देखते हैं इंटरव्यू में देयर इज़ कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट एंड एसेंशियलिटी. अगर हम ऐसे मतलब अगर हमारे को एसेंशियल क्वेश्चंस पूछने हैं, सो समटाइम्स दे मे कॉज डिस्कम्फर्ट. देन इंटरव्यूज कई इंडिविजुअल्स के लिए अनकंफर्टेबल भी होता है. इंटरव्यू जो है वो इट विल ऑलवेज बी अ क्रूशियल एंड इंडिस्पेंसिबल मीन ऑफ कम्युनिकेशन. इंटरव्यू से हमारे को बड़ी क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. एंड इंटरव्यूज़ अलाउज़ फॉर द ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन मतलब एक एक से दूसरे तक मैसेज पहुंचाने के लिए जो ट्रांसफ़र होता है, दैट इज़ ट्रांसमिशन. इंटरव्यूज़ अलाउ द ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट्स. हमारे को बहुत मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन मिलती है, लोगों के बारे में हमारे को बड़े इनसाइटफुल, उनके लोगों के क्या-क्या व्यू पॉइंट्स हैं वो सब पता चलते हैं. Next question is: select the option that does not correspond with the view that an interview is a supremely serviceable medium of communication. Does not मतलब जो इसके against जाता है view. तो अब आपके पास ऑप्शंस हैं: हाईली इफेक्टिव, अ टूल फॉर ट्रेनिंग, वर्सेटाइल एंड इम्पैक्टफुल. अब इंटरव्यू सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है तो वो हाईली इफेक्टिव है, तो ए ऑप्शन कट गया. सी ऑप्शन देखो, वर्सेटाइल. वर्सेटाइल मतलब उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो अगेन सी ऑप्शन वर्सेटाइल खत्म हो जाता है. इम्पैक्टफुल, जब हम सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम कहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इम्पैक्टफुल के लिए एक फ्रेज बन जाता है, तो इम्पैक्टफुल भी जो है वो कट हो जाता है. सो यू आर लेफ्ट विद द बी ऑप्शन, दैट इज अ टूल फॉर ट्रेनिंग. क्या इंटरव्यूज से हमारे को ट्रेनिंग सी मतलब ट्रेनिंग मिलती है? तो द आंसर इज नो. इंटरव्यूज कैन बी यूज एज अ टूल फॉर ट्रेनिंग पर्पस इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट ओनली. ये डायरेक्टली अलाइन नहीं करता है विद द आइडिया दैट द इंटरव्यू इज अ सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. सुप्रीमली सर्विसेबल इम्प्लाई करता है कि इंटरव्यूज बड़े इफ़ेक्टिव, बड़े वर्सेटाइल, बड़े इम्पैक्टफुल होते हैं इन फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन. फैसिलिटेटिंग मतलब कम्युनिकेशन को पॉसिबल कराने में, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में, एक्सचेंज करने में, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ को. तो ट्रेनिंग जो होता है वो एक पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ इंटरव्यू है. इंटरव्यू कैसे लेना है उसका तरीका सिखाने की बात है, बट इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक जो इंटरव्यू को हाईलाइट करता है, राइट? सो इसलिए द राइट ऑप्शन इज बी, अ टूल फॉर ट्रेनिंग. Next question is: how do interviews play a vital role in helping shape public perceptions? इंटरव्यूज के थ्रू हम लोगों की सोच, लोगों का परसेप्शन कैसे शेप कर सकते हैं? तो उसका आंसर है क्योंकि इंटरव्यूज एक डायरेक्ट और अनफिल्टर्ड कनेक्शन ऑफर करते हैं. डायरेक्ट क्योंकि यू आर डायरेक्टली टॉकिंग टू द पर्सन. अनफिल्टर्ड इसलिए बिकॉज जो वो बोल रहा है वो उसने उसको फिल्टर नहीं किया है, उसको जो ट्रुथ है वही उसके दिमाग में आ रहा है और वो वही बोल रहा है. This is the unfiltered connection between the interviewee and the audience. Next question is: complete the following appropriately. The phrase everything of moment refers to. जो फ्रेज है एवरीथिंग ऑफ मोमेंट, ये किस चीज को मतलब वो क्या चीज की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है? इज इट पॉइंटिंग टू मतलब यहाँ पे जो इसका आंसर है ये तीन एक्सक्यूज मी, ये 3 पॉइंट्स में आप लिख सकते हो. अब तीनों ही सही हैं
You can write any one of them. It is referring to events, to ideas or information that hold significance or are important at that moment. Second point you can write is which are crucial and noteworthy aspects of life, society and culture. जो उस पल में इम्पॉर्टेंट है वो उन चीज़ों को रिफर करता है. मतलब everything of moment मतलब everything of importance. The third answer you can write is substantial and impactful content. जिस content में substance हो, जो लोगों पे maximum impact दे, that content is referred to as everything of moment. The last question from the extract is list one possible reason for the unprecedented power of interviewer. मैंने यहाँ पे 5-6 reasons include किए हैं so that if it comes in a long question you have ample of information to write. तो question ये है कि interviewer के पास क्यों कहा जाता है unprecedented power है. Unprecedented मतलब uncommon power क्यों है. तो फर्स्ट रीजन है बिकॉज ऑफ इट्स रोल एज अ फैसिलिटेटर. फैसिलिटेटर मतलब ही इज गाइडिंग कॉन्वर्जेशंस. वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल इंसाइट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स. सेकेंड रीजन है कि वो नॉलेज ब्रोकर्स हैं. नॉलेज ब्रोकर्स का मतलब होता है दे आर ब्रिजिंग द गैप इन अंडरस्टैंडिंग. मतलब जो इंटरव्यूई और जो लोग हैं उनके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करता है. ब्रिज मतलब कम करता है. दे एक्ट एज कॉन्ड्यूइट्स फॉर नॉलेज. कॉन्ड्यूइट का मतलब होता है जो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज है उसके लिए वो जरिया बनते हैं. ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बिटवीन द एक्सपर्ट एंड द ऑडियंस. थर्ड रीजन इज दैट दे आर नरेटिव शेपर्स. वो अपने क्वेश्चंस, अपने डायलॉग के थ्रू इंटरव्यूअर्स का जो नरेटिव है उसको शेप देते हैं. जो इंफॉर्मेशन है उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, किस तरह से परसीव किया जाए, उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं. देन द इंटरव्यूअर्स आर ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द ऑडियंस. जो इंटरव्यूअर है वो ऑडियंस को रिप्रेजेंट करता है. तो वो ऐसे सवाल पूछता है जो पब्लिक के इंक्विजिटिवनेस, पब्लिक के क्यूरियोसिटी, पब्लिक के कंसर्न्स के साथ रेजोनेट करता है, उनको सिंबलाइज करता है. देन दे आर ऑल्सो द कल्चरल इंटरप्रेटर्स. वो इंटरप्रेट करते हैं, इंफॉर्मेशन को कॉन्टेक्चुअलाइज करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेसिबल करते हैं और वो एक ब्रॉडर ऑडियंस के साथ उसको रिलेट करते हैं. दे आर द गेट कीपर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. गेट कीपर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. वो डिसाइड करते हैं कि हमने किस एस्पेक्ट को मतलब हाईलाइट करना है, किस रोल को एम्प्लीफाई करना है. तो वो लोगों के परसेप्शंस को शेप करते हैं. ओके, जो अब स्लाइड आई है दे आर ओनली क्वेश्चंस बिकॉज मोस्टली ये क्वेश्चंस या तो डिस्कस हुए हैं या रिवीजन में कवर हो गए हैं या फिर इनके आंसर्स बड़े फैक्चुअल हैं. सो आई हैव नॉट इंक्लूडेड द आंसर्स. आई विल ओनली डिस्कस द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच. इट इज़ बिकॉज ही यूजेस इंटरस्टाइसेस. वो उनके लाइफ में जो भी एम्प्टी स्पेस होता है, empty space जैसे suppose if someone is going from the ground floor to the second floor, तो लिफ्ट में वो जितना टाइम लगेगा उतने में इको कहते हैं कि मैं तो अपना एक पूरा राइट अप अपने दिमाग में बना लेता हूँ. सो दैट इज वाई ही इज एबल टू फाइंड द टाइम टू राइट सो मच. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ राइटिंग नॉवेल्स एज मेंशन्ड बाय अम्बर्टो इको. तो नॉवेल्स लिखने का एडवांटेज क्या है. नॉवेल्स लिखने का एडवांटेज है कि आप अपने अंदर के थॉट्स, अपने अंदर की इमेजिनेशन, आप अपने पेस पे, अपने स्पीड पे नॉवेल्स लिख सकते हो. सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ नॉवेल्स. The third question is explain the concept of interstices in our lives as given by Umberto Eco. Already मैंने first question में बताया है. Interstices मतलब blank spaces in our life. जैसे एटम में अगर हम ब्लैंक स्पेस को इकट्ठा करें तो बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द यूनिवर्स बन सकता है. तो उसी तरह से अगर हम अपने लाइफ के ब्लैंक स्पेसेस को देखें देन वी कैन accomplish many things in our life. Did the fact that most people thought of Umberto Eco as only a novelist bother him?
Why? Yes, it did bother him. He prefers to be called a Sunday novelist. He prefers to be called an academic professor. उनका वो कहते हैं मैं 6 days academic professor कहलाना चाहता हूँ because that is my passion. मैं तो नॉवलिस्ट सिर्फ शौक के लिए जस्ट फॉर रिलैक्सेशन बना हूँ. It is not something, it is not a serious work for me. It is not something where I put in more thought to it. इसीलिए वो he does being called a novelist उनको ज़रूर थोड़ा सा बॉदर करता है. Last question is, why did Rudyard Kipling refuse to be interviewed? Again, I have discussed it many times. Basically, आंसर उसका यही बनता है कि उनको लगता था कि इंटरव्यू जो है वो बहुत डेरोगेटरी है, उनकी पर्सनालिटी को डिमिनिश करती है, इसीलिए उनको इंटरव्यूज नहीं अच्छा लगता था देना. बट येस, उनको इंटरव्यूज लेना ज़रूर पसंद था. So with this, I come to the end of the video. I hoped that now you have a better understanding of the competency questions and it will help you to score better in your forthcoming board exams. अगर अच्छा लगा हो, then do share it with other students, teachers and colleagues. And I hope you score very well. Happy revision to all of you and thank you so much for watching my video.